अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो। ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं, और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं, एंड डेट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेडरल का मंजन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट, शो दैट अ फोर्स में प्रोड्यूस चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ सॉलिड्स। सही है, तो सबसे पहले हमें इलास्टिसिटी को और इलास्टिक लिमिट को डिफाइन करना है। उसके बाद हमें ये बताना है कि फोर्स जो होती है वो किसी भी बॉडी का साइज या फिर शेप या किसी भी सॉलिड की बॉडी और शेप को कैसे चेंज कर सकती है। सो हमने सबसे पहले बताया डिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। डिफॉर्मेशन क्या होता है? व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ सॉलिड बॉडी, जब फोर्स एक्ट करती है किसी भी सॉलिड बॉडी के ऊपर, इट मे प्रोड्यूस अ चेंज इन द बॉडी साइज एंड शेप। इस चेंज को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। सही है। फिर हमने बता दिया कि एक फोर्स जो होती है वो साइज चेंज कर सकती है, शेप चेंज कर सकती है और समटाइम्स दोनों को चेंज कर सकती है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट को डिफाइन करेंगे। इलास्टिसिटी क्या होती है? देखें, हम किसी भी सॉलिड बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद उस बॉडी का अंदर जो है वो डिफॉर्मेशन हो सकती है। डिफॉर्मेशन होने के बाद हम लोगों ने फोर्स जो है वो अब खत्म कर दिया। अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन थी उसके अंदर रिटर्न कर जाती है आफ्टर द एब्सेंस ऑफ द फोर्स, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। सही, तो यहाँ पे इसकी वर्डिंग क्या है? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ये एक प्रॉपर्टी है, बाय विर्च्यू ऑफ विच इट
regains its original shape and size when the deforming force is removed. बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर रिटर्न कर जाती है। सही है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, एक रबर बैंड, स्प्रिंग, स्प्रिंग्स होते हैं टेनिस रैकेट के, ये सब जो होते हैं ये इलास्टिक होते हैं, क्योंकि जब इनके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स हम खत्म करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर रिटर्न कर जाते हैं। अब आ जाएगा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है? देखें, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना इलास्टिसिटी की, इसकी भी एक लिमिट होती है। मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स जो हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो हम एक हद तक ही अप्लाई कर सकते हैं। उस हद के बाद डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हमने ज़्यादा अप्लाई की तो बॉडी का जो भी साइज और शेप था वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर रिटर्न नहीं होगा। तो जो मैंने कहा ना, जो ये हद है, इस हद को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम लिमिट up to which a body can regain its original shape and size after the force is removed. अगर अप्लाइड फोर्स इस लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? बॉडी जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। सही। तो ये हमने इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट को डिफाइन कर दिया। अब हमें ये बताना है कि फोर्स जो है वो चेंज इन साइज, चेंज इन शेप और फिर दोनों को चेंज कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझाएंगे। चेंज इन साइज जो है वो कैसे हो सकता है? उसकी एग्जाम्पल है, एक स्प्रिंग है, उसको आपने पुल किया, पुल करने की वजह से उसकी लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। आपने फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से साइज क्या हो गया? बढ़ गया। चेयर स्प्रिंग है, उसको आपने कंप्रेस, वो कंप्रेस हो जाती है जब एक बंदा उसके ऊपर बैठता है, उसकी लेंथ कम हो जाती है। तो ये हमने चेंज इन साइज की बात कर ली। अब चेंज इन शेप कैसे हो सकती है? एक मेटल रॉड है, अगर हम उसको बेंड कर दें फोर्स अप्लाई करने के बाद, वो बेंड हो जाएगी तो उसकी शेप चेंज हो गई। इसी तरीके से एक रबर इरेजर है, उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी भी चेंज, उसकी जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी। सो दैट्स हाउ a deforming force can also produce change in shape. अब दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? चेंज इन बोथ साइज एंड शेप। यहाँ पे एग्जांपल है बलून की। एक बलून है जिसके अंदर एयर भरी हुई है आपने, आप उसको प्रेस करेंगे तो वो फ्लैटर हो जाएगा और वाइडर भी हो जाएगा। तो उसकी साइज भी चेंज हो गया क्योंकि वो फ्लैट हो गया, और शेप जो थी उसकी पहले एक ओवल टाइप शेप थी, वो भी चेंज हो जाएगी। When a rubber object is twisted or stretched strongly, both its dimension and shape may change. जैसे आप रबर बैंड को करते हैं। सही है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इन इलास्टिक और प्लास्टिक मटेरियल्स। इनकी जो इनका जो इलास्टिसिटी होती है, जो प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है वो बहुत कम होती है। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है? क्ले है, डो है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं। ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर रिटर्न नहीं करती जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को खत्म करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये इलास्टिक नहीं है। सो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से कहा था कि हमें इलास्टिसिटी बतानी है, इलास्टिक लिमिट बतानी है, और ये बताना है कि फोर्स चेंज इन साइज एंड शेप और बोथ कैसे करता है। तो हमने क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल्स के थ्रू इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज हुक्स लॉ, इलस्ट्रेट इट्स एप्लीकेशंस, आल्सो डिफाइन एंड कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट। सबसे पहले बताना है हमें हुक्स लॉ क्या होता है, हमें इसको स्टेट करना है। सही है। तो स्टेट कैसे करेंगे? हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट, हम लोगों ने पढ़ा इलास्टिक लिमिट क्या होती है, द एक्सटेंशन और कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन एन इलास्टिक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अब जितना न्यूटन फोर्स एक इलास्टिक बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे उसके अंदर सेम प्रोपोर्शन से डिस्प्लेसमेंट अगर होगी। इसको हम राइट कैसे कर सकते हैं? मैथमेटिकली, क्योंकि हमें इन्होंने कहा है कि हमें ड्राइव करना है इसको, तो वो होगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो हमें इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाना होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा? के। के यहाँ पर कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हमें एक्सप्लेन भी करना होगा आगे जाके। हमने बता दिया कि एफ अप्लाइड फोर्स है, एक्स एक्सटेंशन है, और के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। सही है। अच्छा, हुक्स लॉ के अंदर हमें रिस्टोरिंग फोर्स की बात भी करनी होती है।
क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, जब उसको रिमूव कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर रिटर्न कर जाता है। तो जो रिटर्न कर रहा है उसको, जो फोर्स रिटर्न करवा रही है उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड जो आपका डिफॉर्मिंग फोर्स थी उसके इक्वल होता है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है, विच एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए हमने बनाया था F इज इक्वल टू के एक्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हो जाएगा एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। नेगेटिव साइन हम शो कर देंगे यहाँ पे एक फिगर जो है वो बनी हुई है, फिगर के अंदर भी देंगे सेम चीज है कि हमने फोर्स अप्लाई किया F, तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई x। अगर आपने फोर्स को डबल कर दिया, 2F कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब बताएंगे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हम लोग उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। F इज इक्वल टू के एक्स था, हमने k को फाइंड आउट करना है तो हमने F डिवाइडेड बाय x कर दिया। सही है, ये बन गया फॉर्मूला। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सटेंशन इन अ स्प्रिंग। कितना फोर्स रिक्वायर है यूनिट एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए इन अ स्प्रिंग, इसको आंसर करता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बताता है हमें कि हमारा स्प्रिंग जो है वो कितना स्टिफ है, मतलब कितना सख्त है, या फिर कितना इलास्टिक है। सही है, अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये भी तो एक्सप्लेन करना है कि ज्यादा वैल्यू का मतलब क्या है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है कि स्प्रिंग जो है वो हार्ड है और उसको स्ट्रेच करना डिफिकल्ट है। और अगर इसकी वैल्यू स्मॉल है, इसका मतलब कि आपका स्प्रिंग जो है वो सॉफ्टर है, उसको आप इजीली डिफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने फॉर्मूला बता दिया और फिर हमने बताया कि इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी। फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो ये बन जाएगी न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने एक स्प्रिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट किया, हमने वैल्यूज पुट डाउन करी और हमारे पास आंसर आया। फिर बतानी है हमें एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। तो यहाँ पे इन्होंने पांच यस 5 एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया है हुक्स लॉ को। पहला क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस जिसके थ्रू हम अपना मास मेजर करते हैं, उससे क्या होता है जब हम लोड उसके ऊपर हैंग करते हैं तो स्प्रिंग क्या हो जाता है, एक्सटेंड कर जाता है। हमने यही कहा था ना कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग एक्सटेंड करेगा, ये हुक्स लॉ है। तो ऐसे स्प्रिंग बैलेंस की एक एग्जाम्पल है। अगली कौन सी है, बैलेंस व्हील इन मैकेनिकल वॉचेस। मैकेनिकल वॉचेस जो होती हैं हमारी, जो हम जो घर में लगी होती हैं, वॉल क्लॉक्स भी होती हैं, उसके अंदर एक बैलेंस व्हील होता है, वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा होता है। इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो कि आपको करंट मेजर करके देता है इन एम्पेयर्स, और बहुत टाइनी करंट जो होता है ये उसको भी मेजर आराम से कर लेता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है, अ वेरी फाइन स्प्रिंग इज यूज्ड, और जब करंट फ्लो करता है तो ये स्प्रिंग क्या करता है, ट्विस्ट करता है स्लाइटली। सही है, और ये ट्विस्टिंग जो होती है ये प्रोपोर्शनल होती है उस फोर्स के एंड करंट के। तो इसीलिए ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा होता है। फिर आ गया कार सस्पेंशन सिस्टम्स, जो कि कार के अंदर जब शॉक, जिसको शॉक एब्जॉर्बर्स भी हम कहते हैं, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, उनके अंदर स्प्रिंग होते हैं जो कि कंप्रेस होते हैं और एक्सपेंड होते हैं, तो वो भी हुक्स लॉ को ओबे करता है। और लास्ट में है डाइविंग बोर्ड्स एंड अदर इलास्टिक डिवाइसेस। जो डाइविंग बोर्ड्स होते हैं जिन पर डाइवर जो होता है वो स्टैंड करता है, वो रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, तो ये भी हुक्स लॉ को ओबे करते हैं। सो इस तरीके से हमने हुक्स लॉ को पहले स्टेट किया हमने कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसको डिफाइन किया, और फिर एंड में हमने एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ को डिस्कस किया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आपको बता रहा है। देखिए, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर इलास्टिक सॉलिड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्लियरली कह रहा है कि आपने ड्रॉ करना है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। सही, अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलते। सही, सबसे पहले बता दें कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ होता क्या है। ये हमें बताता है रिलेशन बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द एक्सटेंशन। सही है, इसका जो ग्रेडियंट आता है या इसका जो स्लोप आता है वो होता है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट एफ अपॉन एक्स, जिसको हम कहते हैं। सही, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें ग्राफ के लिए प्लॉट करना है, तो ग्राफ के अंदर पता है हमें एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे वाई एक्सिस को हम रखते हैं फोर्स, और एक्सटेंशन जो हो रही है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है ऑब्जेक्ट के अंदर, सॉलिड के अंदर, उसको हम रखते हैं हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के ऊपर। तो वो ग्राफ होता क्या है, वो ग्राफ ये होता है।
पहले आप ग्राफ को यहाँ पे समझ लें, उसके बाद इसी पॉइंट्स को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखें पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जब उसके ऊपर एक्सटेंशन भी कोई प्रोड्यूस नहीं हुई हुई और फोर्स भी आपने अप्लाई नहीं किया हुआ। जैसे जैसे आपने फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, सेम प्रोपोर्शन के साथ आप देखें डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हुक्स लॉ जो है वो ओबे हो रहा है ओ बी के अंदर, ओ बी के अंदर हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रह रहा है हमारे पास एक्सटेंशन के बी पॉइंट तक। बी पॉइंट को हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि इक्वल रेशियो के साथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। बी पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? बी पॉइंट के बाद हम देखें यहाँ पर एक स्मॉल बैंड आ रहा है, बियॉन्ड बी एक बैंड आ रहा है। सही है। इस बैंड का मतलब क्या है? इस बैंड का मतलब ये है कि फोर्स और एक्सटेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रह रहे हैं। मींस फोर्स आप इंक्रीज कर रहे हैं इस पॉइंट पे तो एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो सेम प्रोपोर्शन के साथ नहीं हो रहा। और इसका जो आप देखें, जो इसका जो पॉइंट्स हैं बहुत करीब करीब भी है, मतलब ये बी और इलास्टिक लिमिट का जो पॉइंट है वो बहुत करीबी होता है। हम लोगों ने इलास्टिक लिमिट को पढ़ा है पहले, क्या होता है कि इस पॉइंट के बाद जो हमारा बॉडी है, जो सॉलिड है, वो कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाता है। तो इस पॉइंट के बाद हम कहते हैं कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है। अब इसके बाद देखिए ग्राफ कैसे मूव कर रहा है। इसके बाद जो रिलेशन था फोर्स और एक्सटेंशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा, एक कर्व बन गया यहाँ पे। सही है। तो इसका मतलब है कि इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड हम देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो सॉलिड परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वापस नहीं आए। तो ये होता है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। अब इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो इन्हीं पॉइंट्स की है, जैसे मैंने आपको अभी बताई है। पोर्शन ओ से लेके बी तक एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। फिर आपने हुक्स लॉ को दोबारा स्टेट कर दिया, एफ इज इक्वल टू के एक्स, फिर के को आपने फाइंड कर दिया। फिर डिफरेंट पॉइंट्स हमने बता दिए। हमने कहा ओ जो है वो ओरिजिन पॉइंट है, ओ से बी हमने कहा था इलास्टिक रीजन है, लिमिट ऑफ रीजन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हमने कहा था। पॉइंट बी था लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो ग्राफ में मेंशन है। बियॉन्ड बी क्या हो रहा है? फोर्स एंड एक्सटेंशन आर नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो हमने बात की हुक्स लॉ जो है, हुक्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं रह रहा है यहाँ पे। और पॉइंट सी के बाद क्या होगा? फोर्स इंक्रीज टू मच, द मटेरियल में रीच अ स्टेज वेयर इट कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो हमने ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर अगर हम दोबारा जाएं तो वो क्वेश्चन हमें ये कहता है कि हम उसके कुछ यूजेस भी बताएं। क्वेश्चन में डिमांड तो नहीं कर रहे, लेकिन अब अगर आप स्टेट कर दें तो अच्छी बात है। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे? ये हमें हेल्प करता है बताने में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो, कोई भी मटेरियल जो है वो हुक्स लॉ को ओबे करता है या नहीं करता। दूसरी बात, अगर ओबे करता है तो किस पॉइंट तक ओबे करता है, उसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है और उसकी जो इलास्टिक लिमिट जो है वो क्या है। और फिर एंड में वो ये बताता है कि जो स्प्रिंग है या कोई भी मटेरियल है वो कितना स्टिफ है, मतलब कितना हार्ड है या फिर कितना सॉफ्ट है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, स्टीपर ग्राफ क्या चीज शो करता है। ये चीज हो सकता है कि एमसीक्यूज में पूछी जा सके। स्टीप ग्राफ अगर होगा हमारे पास तो उसका मतलब ये है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो बहुत लार्ज है। आप स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला चेक करें। हमने कहा था ना कि उसका ग्रेडियंट जो है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का वो स्प्रिंग कांस्टेंट बताता है। तो आप यहाँ पे देखें, अगर स्टीपर ग्राफ है इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करने से बहुत थोड़ी सी एक्सटेंशन हो रही है। बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करने से बहुत कम एक्सटेंशन हो रही है। इसका मतलब है कि स्प्रिंग क्या है? हार्ड है, वो स्टिफ है। और इसका अपोजिट केस क्या होगा? अगर लेस स्टीप होगा या फिर फ्लैट अगर होगा ग्राफ, इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली स्ट्रेचेबल है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेज डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रेशर। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है प्रेशर क्या होता है, फिर हमें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको वर्डिंग से पता लगेगा कि आपने करना क्या है। एक्सप्लेन करना है कि प्रेशर क्या है, और फिर बताना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एरिया ऑन प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस। सही। प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इन वर्ड्स को आप याद रखें। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया हमारे पास होता है प्रेशर। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं
तो उसका जो फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा, आप कम फोर्स अप्लाई करेंगे कम प्रेशर प्रोड्यूस होगा। और वो डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट। अगर आप एरिया ज़्यादा होगा सरफेस एरिया तो प्रेशर कम प्रोड्यूस होगा, और जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू F अपॉन A, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। P प्रेशर है, F फोर्स है, A एरिया है। ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल। पास्कल इसका होता है SI यूनिट ऑफ प्रेशर, और इसका ये किसके बराबर होता है? आप फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। F का जो SI यूनिट होता है फोर्स का वो होता है न्यूटन, A का होता है मीटर, मीटर स्क्वायर, तो बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीन्स 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने ये डिफाइन कर दिया प्रेशर का पूरा, यहाँ से यहाँ तक डिफाइन हो गया। इसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है कि प्रेशर क्या होता है, मीन्स उसके कंपोनेंट्स को हमें एक्सप्लेन करना है बेसिकली। सही है, तो प्रेशर आपको ये बताता है कि फोर्स आपकी कितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे बात करें सरफेस एरिया की, ऑफ कोर्स अगर लार्ज फोर्स एक्ट कर रहा है एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर तो प्रेशर कितना होगा? स्मॉल होगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। और सेम फोर्स अगर आप एक स्मॉल एरिया के ऊपर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जो बात हमने पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ये हमने बताया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। अब जो होगी इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के बाद हमें उसने क्वेश्चन में कहा था कि हमें एक्सप्लेन करना है इफेक्ट ऑफ एरिया ऑन प्रेशर। हमने बताया कि ये इनवर्स रिलेशन तो होता है, तो इसी को हमें एक्सप्लेन करना है आगे जाके। इफ द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्मॉलर एरिया द प्रेशर बिकम्स ग्रेटर। अगर लार्जर एरिया पे एक्ट करेगा तो प्रेशर क्या होगा? स्मॉलर होगा। अब उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या हैं? सबसे पहली एग्जाम्पल है पिन की। पिन की एग्जाम्पल एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने एक्सप्लेन की थी। क्या उसका जो टिप होती है वो स्मॉल होती है, सरफेस एरिया स्मॉल होता है, जिसकी वजह से एक स्मॉल फोर्स के साथ भी हम ग्रेटर प्रेशर एक्सर्ट कर पाते हैं। इसके बाद शार्प नाइफ है। नाइफ अगर शार्प है इसका मतलब है कि उसका जो उसकी जो कट करने की जो जगह है उसका एरिया जो है वो बहुत शॉर्ट है, एरिया स्मॉल है। एरिया स्मॉल है इसका मतलब है कि प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। द शार्प एज, उसका एज अगर शॉर्ट है तो ग्रेटर प्रेशर प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से अगर किसी बंदे ने हाई हील शूज़ पहने हुए, तो हाई हील जो होती है इसका मतलब है कि वो क्या करता है, उसका जो एरिया होता है वो स्मॉल होता है। हील का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल शूज़, तो वो ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से जो है वो हील की वजह से पैरों में दर्द भी हो जाता है। और सिमिलरली टैंक्स और हैवी व्हीकल्स जो होते हैं उनको ब्रॉड टायर्स के साथ बनाया जाता है। क्यों? ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया हो और ग्राउंड के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उस टैंक की वजह से वो कम से कम हो। फिर हमने एक एग्जांपल ले दी। हम लोगों ने सपोज कर लिया कि अगर फोर्स 100 न्यूटन है और अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो प्रेशर 100 पास्कल बनेगा। फिर हमने वैल्यूज को चेंज करके देख लिया। सो डेट्स हाउ हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी आंसर कर दिया, जिसके अंदर हमने प्रेशर को डिफाइन किया, हमने प्रेशर को एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ एरिया को एक्सप्लेन किया, और फिर एंड में हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू वैल्यूज को पुट डाउन करने के बाद इफेक्ट को शो कर दिया। So question number 5 is explain the term atmospheric pressure. Atmospheric pressure along with its unit. How is atmospheric pressure measured with a liquid barometer? Explain its construction and applications. तो हमें barometer की complete construction, application सबको explain करना होगा। स्टार्ट करेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करने से। तो देखें, हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है वो एक थिक लेयर ऑफ एयर। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई
स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। स्टार्ट करेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करने से। तो देखें, हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है वो एक थिक लेयर ऑफ एयर उसको सराउंड करती है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। सही है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि नाइट्रोजन है हमारे पास 70% है, फिर ऑक्सीजन 21% होती है, अदर गैसेज होती हैं हमारे पास, आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये सब एयर्स होते हैं, ये मिक्सचर ऑफ एयर है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। मिक्सचर ऑफ गैसेज है जिसको हम कहते हैं एयर, और ये एयर की जो एक लेयर है इस पूरे को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब जाहिर सी बात है कि गैसेस का मास होता है, सही है, तो ये एयर जो है इसका अपना एक वेट है, और ये वेट जो होता है ये एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑन एवरीथिंग प्रेजेंट ऑन इट। सही है, इस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो प्रेशर जो ये एयर हमारे ऊपर एक्सर्ट कर रही होती है। सही है, हम लोग, हमारा क्या है, हम लोग जो होते हैं वो बॉटम पे रह रहे हैं इस एयर के, तो इसका मतलब है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर हर टाइम और हर जगह एक्ट कर रहा होता है। ये हमने कर दिया डिफाइन। अब बताएंगे इसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट, क्योंकि देखिए हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक प्रेशर है, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो पास्कल है, लेकिन इसके और बहुत सारे यूनिट्स भी हैं। वो क्या क्या है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी जिसको हम mm ऑफ Hg भी कहते हैं, किलो पास्कल, पैस्कल मतलब 1000 पास्कल्स हैं तो किलो पास्कल हो जाएगा, बार और टॉर। सही है, तो इसके बाद हम लोगों ने इन यूनिट्स की वैल्यूज को इंडिकेट कर, हमने कहा कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है 101.325 किलो पास्कल के, या फिर 1 atm इक्वल होता है हमारे पास 760 मिलीमीटर Hg पे। ये Hg जो है ना, लिक्विड बैरोमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बैरोमीटर ऑफ मरकरी, इसी को हमें आगे एक्सप्लेन करना है। और कौन सी यूनिट है, बार है और टॉर है, और इन सबको हमने, इनकी जो वैल्यूज होती हैं इन कंपैरिजन विद मिलीमीटर Hg और पास्कल, हमने वो एक्सप्लेन कर। इसके बाद हम बढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय लिक्विड बैरोमीटर। सबसे पहले बताएंगे कि लिक्विड बैरोमीटर होता क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए लिक्विड बैरोमीटर का यूज होता है, और ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एक प्रिंसिपल होता है जिसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है, ये वर्क कर रहा होता है। सही है, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर एट द सेम डेप्थ इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वल। अगर एक फ्लूइड रेस्ट पोजीशन के अंदर है तो सेम डेप्थ के ऊपर जो प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। ये उसी प्रेशर की बात हो रही है जो हमने ड्राइव किया है, चैप्टर के अंदर भी है, P इज इक्वल्स टू रॉ जी एच। सही है, फिर हमने कहा था कि हमें कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन दोनों बतानी है। तो कंस्ट्रक्शन क्या होती है बैरोमीटर की, बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड, इसका पहला कंपोनेंट। दूसरा क्या है, मरकरी हम फिल कर देते हैं उस ट्यूब के अंदर, और तीसरा क्या है, एक और कंटेनर है जो कि मरकरी को कंटेन कर रहा होता है। सही, ये तीन चीजें होती हैं। तो हमें इसको, ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, सबसे पहले ग्लास ट्यूब इज कंप्लीटली फिल्ड विद मरकरी, then its open end is closed temporarily and the tube is inverted into the mercury trough। मतलब क्या है, हम लोगों ने एक ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर हमने मरकरी को डाला, उसके बाद हमने उस ट्यूब को इन्वर्ट किया, मतलब उल्टा किया, और एक और ट्रफ या कंटेनर जिसके अंदर मरकरी ऑलरेडी प्रेजेंट था, हमने उसके ऊपर इसको रख दिया। सही है, when the open end is placed below the mercury surface and opened, some mercury falls a little। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने उसकी जो हमने उसको बंद किया था, हमने उसको, जो उसकी जो लिड थी, हमने उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद कॉलम ऑफ मरकरी रिमेन्स स्टैंडिंग इनसाइड द ट्यूब। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो मरकरी का जो हमारा जो कॉलम है, जो लॉन्ग ग्लास ट्यूब है हमारी, उसके टॉप के ऊपर एक वैक्यूम बन जाएगा एयर का। उस वैक्यूम को हम बोलते हैं टॉरिसेलियन वैक्यूम।
अगर मैं आपको फिगर में भी शो करूं एक, तो आप यहाँ पे देखें, ये वो ट्यूब थी, इसको हमने इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट करने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा। इस ट्यूब के अंदर जो मरकरी है वो 760 मिलीमीटर हम लोगों ने डाला था। ये वो ट्रफ है या वो कंटेनर है जिसके अंदर मरकरी प्रेजेंट है, और यहाँ पे आप देखें टॉप पर बिल्कुल वैक्यूम है। इस वैक्यूम को हम बोलते हैं टॉरिसेलियन वैक्यूम। ये हमने कंस्ट्रक्शन पूरी बता दी। अब इससे प्रेशर कैसे मेजर होता है? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द मरकरी इन द ट्रफ supports the mercury column in the tube. At normal atmospheric pressure, the height of this mercury column is about 760 millimeter. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो आपके पास एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा है, वो इक्वल हो जाएगा प्रेशर ऑफ द मरकरी कॉलम के, ऑफ हाइट 760 मिलीमीटर Hg, 760 मिलीमीटर, सॉरी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? प्रेशर इन लिक्विड के फॉर्मूला से। और जैसा कि हमने बताया था कि हम लोगों ने जो कन्वेंशन लेके चलते हैं वो क्या होती है, वो हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा हुआ है। 1 ATM को हम कहते हैं कि ये 760 मिलीमीटर Hg के इक्वल होता है। तो ये 760 मिलीमीटर क्या हो गया? ये मरकरी का जो ग्लास ट्यूब है उसकी हाइट है मिलीमीटर्स में। सही। इसके बाद आ जाएगी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस की कॉमन कौन सी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, वेदर फोरकास्टिंग ये करता है क्योंकि इसके अंदर अगर राइज और फॉल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर तो वो वेदर फोरकास्टिंग के इस्तेमाल में आता है। फिर एल्टीट्यूड को मेजर करता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है हाइट के साथ। और इसके अलावा इसके इंडस्ट्रियल यूजेज भी होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद एल्टीट्यूड। हमने ऊपर बात की थी कि ये एल्टीट्यूड के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है, तो ये कैसे करता है? What kind of weather change is indicated by variation in the atmospheric pressure? What are different applications of atmospheric pressure? तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन और एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह सेम नहीं रहता। इसके पीछे कौन सा ड्राइविंग कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? वो क्या है? वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द एयर अबव अ प्लेस। हम ग्राउंड पर हैं, सी लेवल पर हैं, तो जो एयर हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो ज़्यादा है। अगर हम हाइट पे चले जाएंगे तो क्योंकि वहाँ पे एयर इतनी प्रेजेंट नहीं है, वो कम हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर एक्सर्ट कर रही होगी। इसका मतलब है कि जब हम हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता रहता है। एज वी गो अपवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस बिकॉज देयर इज लेस एयर अबव अस एट हायर एल्टीट्यूड्स। इसके बाद हमें जैसे कि हम देखते हैं कि माउंटेन्स की जैसे मैंने बात की, इट बिकम्स लोअर, वहां पे ये लोअर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तभी जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, तो लोगों को डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग के अंदर क्योंकि वहां पे प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ गई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर माउंट एवरेस्ट पे कितना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट है माउंट एवरेस्ट की, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 8.8 किलोमीटर्स। तो वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना हो जाता है? 33 किलो पास्कल। रेफरेंस के लिए हमारी सी लेवल पे ये होता है 101 किलो पास्कल। माउंट एवरेस्ट पे ये कितना कम हो जाता है? और जहाँ पे एक बोइंग 747 फ्लाई करता है, एयरप्लेन जो फ्लाई करता है, वहां पे 23 किलो पास्कल हो जाता है। सही। प्रॉब्लम्स क्या होती है? जैसे हमने बात की, ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। और कुकिंग जो होती है वो लॉन्गर टाइम लेता है, ये भी आप लोग केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर। ये क्वेश्चन की आपसे डिमांड थी कि आपने के वेदर फोरकास्ट कैसे होता है। तो देखिए, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फॉल कर रहा है, इसका मतलब है कि आपकी एयर के अंदर वैक्यूम प्रोड्यूस हो रहा है जो कि क्लाउड्स को और विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मींस कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल कर रहा है तो वो इंडिकेट करता है बैड वेदर को, अगर राइज कर रहा है तो वो शो करता है क्लियर और ड्राई वेदर। तो वेदर मैप्स जो हमारे होते हैं उन पे ये मिली बार में मेजर हो रहा होता है। मिली बार को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वो हम कहते हैं 100 पास्कल के इक्वल है। हम इसको कैसे कह सकते हैं? हमने कहा था
जैसे कि मैं आपको अगर ऊपर शो भी करूं, कि एक बार जो होता है हमारे पास वो 1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल के इक्वल होता है, 1 एक्सपोनेंट 5 के इक्वल होता है। तो इसी को हम यूज कर लेंगे वेदर मैप्स में। मिली बार का कॉन्सेप्ट है जो कि 100 पास्कल के इक्वल होता है। आप मिली जो आपका जो प्रीफिक्स है आप उसके थ्रू इसको इजीली ड्राइव कर सकते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना शो हो रहा होता है नॉर्मली वेदर एप्स के ऊपर, वो होता है 950 मिली बार से 1040 मिली बार तक। तो ये हमने वेदर फोरकास्टिंग को भी एक्सप्लेन कर दिया विद रेफरेंस टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर आ जाएंगी एप्लीकेशंस। हम लोगों ने ड्रिंकिंग थ्रू द स्ट्रॉ इसका फिनोमेना एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। इसमें हमने यही बात की थी कि प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ कम हो जाता है तो जो आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लिक्विड को ऊपर पुश कर देता है। सेम फिनोमेना है लिक्विड बाय सिरिंज। सिरिंज के अंदर जब हम उसको पुल करते हैं तो उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल करता है, और इसी तरीके से जो आउटसाइड का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लिक्विड को पुश कर देता है इनसाइड द सिरिंज। सेम चीज है सक्शन कप्स के अंदर। और एक केन है, एक एम्प्टी केन है, उसके अंदर से अगर हम एयर को भी निकाल दें तो आउटसाइड प्रेशर उसको पुश कर देगा, जिसकी वजह से वो केन कंप्रेस हो जाए। सो डेट्स हाउ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सप्लेन किया। हमने उसकी एग्जाम्पल्स करी, हमने बताया कि वो एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज कैसे करता है, वेदर फोरकास्टिंग कैसे होती है उसके साथ, और डिफरेंट एप्लीकेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो क्या है। So moving forward to question number 7, show that liquid in a container exerts pressure equal to P is equals to rho GH. What is the effect of depth on the pressure of liquid? तो यहाँ पे जो pressure of liquid की जो डेरिवेशन है हम लोगों को वो पूरी शो करनी है। सो स्टार्ट हम करेंगे पहले एक्सप्लेन करने से, उसके बाद हम बताएंगे कि वो डिराइव कैसे होता है ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद हम बताएंगे कि इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन द प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है फ्रॉम दैट फॉर्मूला। सही। तो सबसे पहले देखें लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज दे हैव वेट। लिक्विड का वेट होता है, सही है, इसकी वजह से वो जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं बॉटम में। द डीपर वी गो इन अ लिक्विड द मोर लिक्विड लाइज अबव अस। हम जितना पानी के अंदर जाएंगे उतना ज्यादा हमारे पर लिक्विड होगा। इसका मतलब है लिक्विड का वेट हमारे ऊपर ज्यादा होता जाएगा, इसकी वजह से प्रेशर हमारे ऊपर भी ज्यादा होगा। We can derive the formula for the liquid by considering a liquid column inside a container. तो अब हम उसको ड्राइव की तरफ करने जा रहे हैं कि वो ड्राइव कैसे हुआ था। सही, हमने कंसीडर क्या किया, एक लिक्विड कॉलम है इनसाइड अ कंटेनर। सपोज अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रॉ इज फिल्ड इन अ कंटेनर। कंटेनर के अंदर एक लिक्विड आपने फिल कर दिया, उसकी डेंसिटी है रॉ। कंसीडर अ वर्टिकल कॉलम ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट h, जैसे हमने बैरोमीटर के अंदर एक्सप्लेन किया था, सेम शायद वैसी डेरिवेशन है यहाँ भी। हाइट h है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो a है उस वर्टिकल कॉलम का, और डेंसिटी उस वर्टिकल कॉलम में जो है वो रॉ है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस ऑफ दिस लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। सही, मतलब क्या है, जो कि फोर्स जो एग्जर्ट कर रहा है ये लिक्विड कॉलम, नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो इक्वल होगा वेट के, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड इक्वेशन। सो फोर्स इक्वल है वेट के, और वेट इक्वल होता है mg के, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो फोर्स हो जाएगा mg। वी नो दैट मास क्या होता है, मास होता है हमारे पास रॉ इनटू वी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हम कहते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अगर हमें फाइंड करना है तो वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद रॉ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कॉलम इज v इज इक्वल टू AH। लिक्विड कॉलम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सही है, और लेंथ और ब्रेथ क्योंकि सेम है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो स्क्वायर बना के दे देगा, और स्क्वायर का हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया इंटू हाइट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड कॉलम। सही है, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन द मास फॉर्मूला। मास के अंदर ये वॉल्यूम आ रहा है, इसके अंदर हम AH को पुट डाउन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा मास इज इक्वल्स टू रॉ AH। अब इस मास को हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले, रॉ AH को जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारा बन जाएगा रॉ AHG।
जो कि बराबर है फोर्स के। क्योंकि हमें प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव करना है और प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया के, तो हम इस फॉर्मूला को पहले लिखेंगे। इसके बाद फोर्स की जो वैल्यू हम लोगों ने ये बनाई है यहाँ पर, इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू रॉ ए एच जी डिवाइडेड बाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा और रॉ जी एच हमारे पास बन जाएगा प्रेशर इन लिक्विड। तो यही हमारा फॉर्मूला था जो हमें ड्राइव करना था, तो ये हमने ड्राइव कर दिया। इसके बाद हमने बता दिया कि इन सिंबल्स की मीनिंग क्या है। जैसे मैंने बताया, पी क्या है, प्रेशर इन द लिक्विड है, रॉ क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, जी एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी है, एच डेट है। इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब ये इफेक्ट क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले में भी देख सकते हैं कि प्रेशर का और एच का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। मीन्स अगर आप यहाँ पे एच जो है वो डेप्थ है, आप डेप्थ जितनी बढ़ाते जाएंगे प्रेशर उतना ही इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर जो है वो उतना ज़्यादा ही लिक्विड प्रेजेंट होगा। जितना लिक्विड है उतना ज़्यादा वो प्रेशर आपके ऊपर एक्सर्ट करेगा। सही, तो यहाँ भी सेम एक्सप्लेनेशन है। हम देख सकते हैं कि इन्होंने कह दिया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। जो बात हमने की, डेप्थ इंक्रीजेस, प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं इसी बात को। कैसे, जैसे कि अगर एक हमने होल्स कर दिए वाटर बॉटल के अंदर, तो होल जो जितना नीचे हम करेंगे उसके ऊपर उतना ही ज्यादा लिक्विड होगा, तो उतना ही तेज पानी जो है वो आउटफ्लो करेगा। सही है, डैम्स जो होते हैं वो हमेशा नीचे से थीकर बनाए जाते हैं क्योंकि प्रेशर पानी का सबसे ज्यादा होता है नीचे। सबमरीन जो होती हैं उनको डिजाइन किया जाता है ताकि वो सर्वाइव कर सकें लार्ज प्रेशर को, क्योंकि उनको डीप जाना होता है समंदर के अंदर। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं उस प्रेशर की। अब डेंसिटी का इफेक्ट क्या है, वो भी सेम फॉर्मूला से हम शो कर सकते हैं यहाँ पर। सेम डेप्थ के ऊपर, क्योंकि पी और जी डायरेक्टली रिलेट करते हैं, पी और रॉ आपके पास डायरेक्टली रिलेट करते हैं, तो सेम डेप्थ के ऊपर अगर डेंसर लिक्विड जो होगा वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा एज कंपेयर टू लेस डेंस लिक्विड। Moving towards the last question, question number 8. State Pascal's law. Describe working principle of hydraulic lift using Pascal's law. What do you mean by force multiplier? तो Pascal's law को पहले state करना है। Pascal's law क्या होता है? When an external pressure is applied to a confined fluid, that pressure is transmitted equally and unchanged to every point of the fluid and walls of the container. एक पॉइंट के ऊपर आप जो भी प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड में, तो सेम प्रेशर जो होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर। ये आपने स्टेट कर दिया पास्कल्स लॉ। ये लॉ आपके पास कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, ये आपके पास बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, लाइक हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, जैक्स एंड हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। जो ब्रेकिंग सिस्टम हमारी गाड़ियों में होता है वहां भी पास्कल्स लॉ ओबे हो रहा होता है। सही है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें हाइड्रोलिक लिफ्ट को एक्सप्लेन करना है, तो वर्किंग इसकी क्या है। पहले हम बताएंगे इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन कि ये होता क्या है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कंसिस्ट ऑफ टू कनेक्टेड सिलेंडर्स फिल्ड विद अ लिक्विड, दोनों में लिक्विड होता है, ऑयल और एनी अदर हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है। ईच सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन होता है। सही है, एक पिस्टन के ऊपर हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, वही प्रेशर आगे ट्रांसमिट होता है और वो फोर्स को कई गुना तक मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे कि हम देखते हैं कार लिफ्टर्स जो होते हैं उनमें ये बेसिकली अप्लाई हो रहा होता है, या फिर जो गार्बेज को कंप्रेस करने के लिए मशीन्स होती हैं वहां पे ये हाइड्रोलिक सिस्टम इस्तेमाल हो रहा होता है। सही है, तो कैसा होता है, वन पिस्टन इज स्मॉल एंड हैज एन एरिया A1 while the other piston is large as an area of A2। आपने फोर्स A1 अप्लाई किया जो कि स्मॉल था, स्मॉल पिस्टन के ऊपर आपने अप्लाई किया, उससे एक प्रेशर प्रोड्यूस हुआ। सही है, सेम प्रेशर ट्रांसमिट हुआ लार्जर पिस्टन के ऊपर जिसको हमने कह दिया P2, वो बराबर हो गया F2 अपॉन A2 के। पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों प्रेशर एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर दिया, P1 इज इक्वल टू P2, वैल्यूज पुट डाउन करी हमने। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हमने F2 को फाइंड आउट कर लिया। F2 क्या है, F2 वो फोर्स है जो पिस्टन 2 था जिसका लार्जर एरिया था वहां पे प्रोड्यूस होगी, और वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी F1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई A1। सही, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास F1 है जो कि एक फोर्स है, A2 अपॉन A1 क्या है, A1 छोटा एरिया है, A2 जो है वो बड़ा एरिया है। आप हमेशा एक बड़ी चीज को अगर छोटी चीज से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर जो आता है
वो ग्रेटर देन 1 आता है। इसका मतलब है कि F1 एक ऐसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो F1 से ज्यादा ही होगा। तो F2 हमारे पास ग्रेटर बनेगी F1 से। इस फॉर्मूले का मतलब ये सही है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लें। इफ द एरिया ऑफ द सेकंड पिस्टन इज लार्जर देन द एरिया ऑफ द फर्स्ट पिस्टन देन द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन विल आल्सो बी लार्जर। अब लिफ्ट वर्क कैसे करता है? आप एक पर्सन ने पुश किया स्मॉल पिस्टन को, स्मॉल फोर्स के साथ प्रेशर प्रोड्यूस हुआ, वो प्रेशर ट्रांसमिट हुआ इक्वली टू लार्जर पिस्टन। लार्जर पिस्टन का जो एरिया है वो ज्यादा था, जिसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, वो ग्रेटर होगी आपने जो फोर्स अप्लाई की थी। एग्जाम्पल आप देख लें, अगर A2 को हम कह दें कि वो 50 टाइम्स है A1 का, तो फोर्स 2 जो प्रोड्यूस होगी ना हमारे पास लार्जर पिस्टन पे, वो भी 50 टाइम्स होगी A1 के और 50 टाइम्स होगी F1 के। अब फोर्स मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या है? वो यही कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे ये बताया है। A force multiplier is a device that produces a larger output force from a comparatively small input force. हाइड्रोलिक लिफ्ट यही काम तो कर रहा है बेसिकली। वो एक स्मॉल जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसको कन्वर्ट कर रहा है एक लार्जर फोर्स के अंदर, मींस कि वो उस फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। A hydraulic lift is called a force multiplier because it uses Pascal's law to multiply force. फिर हमने सेम वही कहानी दोबारा बता दी कि स्मॉल फोर्स अप्लाई करी हमने स्मॉल पिस्टन पे, प्रेशर ट्रांसमिट हुआ थ्रू द फ्लूइड और फिर उसके बाद एक लार्ज फोर्स जो है वो रिजल्ट हुई लार्ज पिस्टन की वजह से। सही। तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने पास्कल्स लॉ को स्टेट किया, हमने उसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट की पूरी कंस्ट्रक्शन बताई और फिर हमने बताया कि फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड, ये हम हमारी बेच के अंदर करवाते हैं। सही है। बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।